जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.2। 13.2 क्वेश्चन को करने से पहले एक बार इसकी चीजें जो है वो, हालांकि हमने एक्सरसाइज मतलब कि जब हमने चैप्टर 13 जो है वो स्टार्ट किया था, तभी हमने जो है सब कुछ बता दिया था इससे रिलेटेड बातें। फिलहाल फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। यहाँ बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें तो 13.1 में हमने पढ़ा घन और घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर हुआ करते थे, और यदि हम 13.2 से बात करें, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेलन से संबंधित बातें। तो अब अगर हम बात करें तो बेलन बनता कैसे है, तो हमने आपको बताया था कि कोई यदि वृत्ताकार वस्तु हो और उस वृत्ताकार वस्तु में यदि हम ऊंचाई दे दें तो क्या बन जाता है, बेलन बन जाता है। ठीक, और यदि हम बात करें बेलन के संबंध में, तो बेलन में दो चीजें होती है, एक हाइट होती है और एक रेडियस होता है। ठीक, तो यहाँ समझिएगा बच्चे, जहाँ रेडियस क्या है, त्रिज्या है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो बस यही दो फार्मूले हैं, लिखवा देते हैं। अगर बात करें हम 13.1 में, तो घन और घनाभ से रिलेटेड, अगर घन से रिलेटेड तीन फार्मूला था, यानी घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का विकर्ण, तीन वहां बना था। और उसके बाद हमने लिखा था घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा घनाभ का विकर्ण। तो 6 फार्मूला वहां था, उसको आप सीख चुके हैं और अच्छे से। तो यहाँ तक समझिए। अब हम सीखते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन का होता है बच्चे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। ठीक, तो उसके बाद यदि हम बात करें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बच्चे होता है 2πr ब्रैकेट में r+h, या फिर होता है इसी का गुणा कर दो बच्चे, तो होता क्या है, अगर देखो गुणा करना चाहो तो दूसरे शब्दों में हम करके या करके लिख सकते हैं 2πr² गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2πr² और प्लस 2πrh, ये भी होता है, तो जानते रहिएगा। ठीक, बातें सेम है, यानी उसी चीज को अगर हम इस तरीके से कॉमन लेते हैं तो हो जाता है r+h, गुणा करते तो हो जाता है 2πr² + 2πrh। अब थोड़े समय के लिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हमको कैसे पता होगा कि कहाँ पर वक्र लगेगा और कहाँ पर संपूर्ण लगेगा। तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब मान लेते हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है दिखाने के लिए, नहीं इसको दिखा देते हैं। मान लिया, समझिएगा मार्कर है। अगर हम इस मार्कर की बात करें तो मार्कर हमारा ये बेलन के आकार का है, क्योंकि वृत्ताकार है, इसमें ऊंचाई है। तो कोई भी वृत्ताकार वस्तु होती है, अगर उसमें ऊंचाई दे दिया जाता है तो वो बेलन का रूप ले लेती है। और अगर हम बात करें बच्चे, जैसे बेलन जो होता है वो खोखला भी होता है, वर्तुल भी होता है। तो समझिएगा, अगर हम बात करें इस बेलन की, तो वक्र कब लगेगा, अगर हम इस आधार की बात करें, यहाँ गोलाकार है ना, ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल। ठीक, यदि दोनों आधारों का क्षेत्रफल सम्मिलित होता है तब तो संपूर्ण लगता है, और यदि दोनों आधार न सम्मिलित हो तब वक्र लगता है। बस सुनाई, अगर दोनों आधार सम्मिलित हो तब तो क्या लगता है, संपूर्ण लगता है, और यदि दोनों आधार सम्मिलित ना हो तो क्या लगता है, वक्र लगता है। ठीक, बस सुनाई नहीं सुनाई। ये बच्चे वहां से गिलास उठाओ तो वो अच्छा एग्जाम्पल होगा। तो हाँ, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हालांकि हमारे हाथ में एक गिलास है, ये बेलन के जैसा दिख रहा है। क्लास आप 10th में जाएंगे तो ये बेलन नहीं है, बल्कि ये शंकु छिन्नक है, तो वहां पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी आप मान के चलिए कि ये बेलन के जैसा दिख रहा है। अगर हम बात करें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए, तो यहाँ देखो ये आधार सम्मिलित है, यहाँ पर ढका गया है का, नहीं सम्मिलित है। ठीक, और इसी तरीके से ये वाला अगर काट कर हम निकाल दें तो यहाँ भी निकल गया, यहाँ भी निकल गया, तो कहाँ लगेगा, वक्र लगेगा। लेकिन अगर अब ये तो है, ये है, इसको भी हम क्या काम करें, ढक दे अच्छे से, मतलब ये स्टील से, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। यानी कि यदि हम बात करें तो दोनों आधार यदि सम्मिलित होगा तो संपूर्ण होगा,
अदरवाइज यदि आधार सम्मिलित नहीं होगा तो क्या होगा, वक्र होगा। हमने आपको एग्जांपल देने के लिए एक और एग्जांपल बना लिया। ये देखिएगा, कागज को हमने फोल्ड करके कुछ इस प्रकार से बनाया है और ये समझिएगा यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी कागज नहीं है, यहाँ भी कागज नहीं है, तो ये बेलन के आकार का हमने बना दिया इसको। अब इसका हम क्या निकालेंगे, वक्र निकालेंगे। अगर ये कागज यहाँ भी होता और यहाँ भी होता तो क्या निकालते, संपूर्ण निकालते। बातें सबको क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? यानी कब संपूर्ण लगेगा, कब वक्र लगेगा, ये आप अच्छे तरीके से जान चुके हैं। ठीक, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझना होगा कि आधार सम्मिलित है कि नहीं सम्मिलित है। यदि आधार सम्मिलित होगा तो संपूर्ण लगेगा और नहीं सम्मिलित होगा तो वक्र लगेगा। तो चलिए 13.1 का पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। सॉरी 13.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें बच्चे तो कहा जा रहा है ऊंचाई 14 सेमी वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है। तो यहाँ पर कुछ करना नहीं है, साफ शब्दों में मेंशन कर दिया गया है कि वक्र है। ये बच्चे वक्र को पार्श्व भी बोला जाता है और संपूर्ण को कुल भी बोला जाता है। तो ठीक, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। क्या अंग्रेजी में कहा जाएगा सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम, ऐसे कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। हाँ सॉरी, कर्व सरफेस एरिया कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया। हाँ कर्व कहा जाएगा। ठीक, क्या सर, इसको कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम। ओ इससे सिलेंडर, वॉल्यूम तो आयतन कहते हैं। ठीक, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इसे कहा सॉरी इसको कहा जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि संपूर्ण होता है, टोटल मतलब संपूर्ण, और इसे कहा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, तो चलिए ऊंचाई 14 सेमी वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेमी स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहाँ समझिए व्यास होता क्या है, डी। डी बराबर हमने आपको क्या पढ़ाया है, 2r। ठीक, डायमीटर 2r होता है। तो यहाँ समझिएगा, अगर हम बात करें बच्चे, इसमें हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हमको 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यदि हम बात करें फार्मूले की तो हम जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 पाई आर एच बराबर 88। अब यदि हम बात करें बच्चे तो 2 पाई का मान 22/7, रेडियस हमको नहीं पता, हमने रहने दिया। और यदि हाइट की हम बात करें तो हाइट साफ शब्दों में ऊंचाई 14 सेमी कह रहा है, यहाँ हो गया 14 सेमी बराबर 88। 7 के साथ 7 दूनी 14, 22 दूना 44 दूना 88 आर। नहीं, यहाँ समझिएगा ध्यान से, हम 88 आर नहीं करते हैं, 2 का गुणा आर में करते हैं तो हो गया 2r, और ये 22 दूना 44 बराबर 88। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, 2r हमारा होता है क्या है, व्यास यानी कि डायमीटर। इसकी जगह क्या लिख देंगे, डी, और ये हो गया 44 के 44, 44 दूना 88, तो डायमीटर कितना हो गया 2। यहाँ समझिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने काटा क्यों नहीं। अगर आप चाहें तो काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 22 दूना 44 दूना 88 हो जाएगा, और 88 के 88, तब रेडियस आ जाता है हमारा r बराबर 1, और डायमीटर व्यास का सॉरी डायमीटर त्रिज्या का क्या होता है, दूना, यानी d बराबर लिखते हैं हम 2r, और r की वैल्यू रख देते हैं तो d बराबर हो जाता है 2 × 1, तो d बराबर कितना आ जाता है 2। तो हमको पता था पहले ही कि भैया जो व्यास होता है वो 2r होता है। तो हमारे पास देखे 2r बन रहा था, तो हमने 2 को रोके रखा, 22 दूना 44 कर दिया, काट दिया। तो आपकी इच्छा हो तो आप काट करके भी रेडियस निकाल करके तब व्यास निकाल सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी अगर आप जान चुके हैं पहले ही, आपको हमने एकदम इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया है कि व्यास 2 होता है, वो त्रिज्या का दूना होता है। यानी हमको व्यास चाहिए तो 2r चाहिए, तो 2r हमारे पास बन रहा था, तो हम एक स्टेप 2 स्टेप बढ़ाया, हमारे पास जो दिमाग काम कर रहा था हमने कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 धातु की, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, धातु की एक कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें किसी बच्चे को। 88 लिया गया था, बेलन का फार्मूला भी हमने वहां मिटाया नहीं है, वो रख दिया। 2 था तो 2 पाई का मान 22/7, रेडियस था तो रेडियस 7 के साथ 7 दूनी 14, और फिर 22 44 से 44 काट दिया, 7 44 दूना 88 हो गया। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेमी व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है।
इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। धातु की एक चादर यानी चाहे लोहे से बना होगा, सोना चांदी जिससे भी बनाना चाहे उससे बना दे, क्योंकि सोना चांदी भी धातु होता है, कॉपर एल्यूमिनियम जिससे भी बनाना चाहे वो बना सकता है पिघला करके। ठीक, अब आप लोग साइंस में पढ़े होंगे कि कौन मेटल होता है कौन नॉन मेटल होता है, पढ़ा के नहीं पढ़ा गया है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके वहां से आप लोग पता किए होंगे, है ना। तो वहां पर कुल मिलाकर के कौन सा धातु होता है कौन सा अधातु। चले, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेमी व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। टंकी कैसे बन रही है? बंद बन रही है, यानी इस तरफ भी बंद रहेगी और उस तरफ भी बंद रहेगी, यानी कहाँ लगेगा? संपूर्ण। चले, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, यानी उसकी ऊंचाई कितना है? 1 मीटर है, और 140 सेमी व्यास, व्यास कितना है? 140 सेंटीमीटर है। व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? यहाँ कह रहा कि आप बता दीजिए इसको बनाने के लिए कितना धातु की चादर लगेगी। तो हम क्या काम करें बच्चे? इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, ये पता चल लग जाएगा। और साफ शब्दों में लास्ट में हमसे बोल दिया गया है कितने वर्ग मीटर। इसका मतलब है कि जो एरिया आएगा वो मीटर में आएगा, वो तो क्षेत्रफल तो ही है, इसमें आएगा मीटर में, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर नहीं बोला है, वर्ग मीटर बोला है। इसका मतलब है कि जो एरिया हमारा आएगा वो मीटर में आएगा। तो यहाँ समझिएगा ऊंचाई तो हमको मीटर में दिया गया है, ऊंचाई हमारे पास मीटर में है, लेकिन अगर हम व्यास की बात करें तो व्यास हमारे पास सेंटीमीटर में है। तो व्यास को क्या करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। बातें हमारी सुनना रही नहीं आपको? चले, h बराबर कितना हो गया? 1 मीटर। ठीक, अब अगर हम बात करें बच्चे, व्यास हमको दे रहा है, यानी d अगर हम बात करें 140 सेंटीमीटर। अब व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो r बराबर हो जाएगा 140/2, 2 से काट दिए तो कितना हो गया? 70। r बराबर 70 सेंटीमीटर। लेकिन समझिएगा ध्यान से, अभी यूनिट दोनों का डिफरेंट है, तो यूनिट क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। ठीक, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100। तो इसमें हम 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया? r बराबर 70/100। अब ये किस में चेंज हो गया? मीटर में। r बराबर हो जाएगा 100 से हम भाग कर देंगे, यहाँ 70। तो पहले कई बार जाए, 1 बार पढ़ा नहीं पढ़ सकते हैं तो 0 बार पढ़ेंगे। यहाँ हो गया 70, यहाँ दशमलव लगाए तो 0 उतार लिए, 100 7 700, तो कितना हो गया? 0.7 मीटर। ठीक, अब हम क्या काम? अरे रेडियस से दिमाग घुसा में रख के आए हो? हाँ, रेडियस कभी स्क्वायर में होती है? चिल्ला चिल्ला के 50 बार बता रहे कि क्या कहा जाता है कि जो क्षेत्रफल होता है वो स्क्वायर में होता है। चले, यहाँ समझिएगा ध्यान पूर्वक। अब कोई करा कि कितना इस धातु की चादर प्रयुक्त होगी इस कार्य के लिए, वही आपको हमको बताना। तुम क्या काम करेंगे? लिखेंगे प्रयुक्त धातु की चादर का क्षेत्रफल बराबर, तो अभी हमने संपूर्ण लगेगा क्योंकि दोनों बंद बेलनाकार है। तो मैं बताया आपको 2πr ब्रैकेट में r प्लस h, वैल्यू पुटअप करते हैं सबकी, तो 2 × पाई का मान 22/7, रेडियस 0.7, फिर रेडियस 0.7 और हाइट 1। 7 से काट देंगे, 7 के साथ इसे काटे, 7 0 0 7 के साथ। ठीक, अब यहाँ समझिएगा 2 का गुणा 22 में करेंगे तो 22 गुणा 44, 44 गुणा 0.1 में करेंगे तो 44 के 44, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 4.4। और यहाँ यदि बच्चे देखिए, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है 0.7 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तब देखो 1 लिखा है, इसके बाद दशमलव माना जाता है, तो लिखिए कितना भी 0 बढ़ा लो कोई फर्क नहीं है, दशमलव के ठीक सामने दशमलव,
इधर वाले अंक को इधर है, उधर वाले अंक को उधर लिखेंगे। तो 0.7 को जोड़ना, इधर है 0, इधर है 7, क्या हो गया 7, फिर 0.1 यानी 1.7। अब 4.4 में हम 1.7 का गुणा कर लेंगे, तो यहां समझिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा 746। तो यहां समझिए 17 चौको 68 और 17 चौको 68, यहां हो जाएगा 8, 8 6 14 का 4, 6 1 7 और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद वहां, 1 अंक के बाद वहां, हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। हाँ, और यहाँ समझिएगा बच्चे, हमने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि यदि दशमलव के बाद 5 अथवा 5 से बड़ा अंक हो हटाते हैं तो उसके पहले वाले अंक में 1 जुड़ जाता है। तो अगर इस 8 को हम हटाएंगे तो इसको यहाँ पर 4 में जुड़ जाएगा तो 5 भी हो सकता है, इसको ये भी यानी 7.5 भी लिखा जा सकता है। बात सुनाई कि नहीं सुनाई? और यहाँ पर मत कंफ्यूज हो जाएगा बच्चे, आपको जैसे गुणा आता है वैसे कर लीजिएगा, हमारा देखकर मत करिएगा। 4.4 में यदि आप 1.7 का गुणा करेंगे तो 7.48 आएगा। बात क्लियर सभी को? तो आज के क्लास में बच्चे हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड हमने कवर किया है, साथ ही इसके 2 फार्मूले थे उसको भी हमने कवर किया है। और एक बार फिर से यही बातें मैं दोहराना चाहूंगा बच्चे कि लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ समझिएगा, अगर हम बात करें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्योंकि ये सारे टॉपिक जो हैं वो क्लास 10th में भी मिलने वाले हैं। ठीक, तो ये फार्मूले भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद पढ़ाएंगे सांख्यिकी चैप्टर 14, वो भी मिलेगा। इसके बाद पढ़ाएंगे प्रायिकता, वो भी मिलेगा वहां पर। तो ये तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और मेमो बनाकर सुनिएगा। ठीक, इसलिए ध्यान से जितना पढ़ा रहे हैं फार्मूला वगैरह अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको हाई स्कूल में कम मेहनत करना पड़ेगा, नहीं वहां पर और जब प्रेशर हो जाएगा तो ये भी तैयार करो, वो भी तैयार करो, पिछला भी और वो भी। ठीक, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।